क्या करूं? कैसे जाऊं मैं रघु से मिलने? अगर भाभी ने बाहर जाते देख लिया तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैं कहां जा रही हूं? क्योंकि सच तो मैं उन्हें बता नहीं सकती, उन्हें बुरा लगेगा। पर जब तक मैं सच नहीं जान लूंगी मुझे चैन भी नहीं आएगा। मुझे कैसे भी कुछ भी करके रघु से मिलने जाना ही होगा। भाभी। अरे अनुपमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें रिद्धिमा की सगाई में जाना है ना? भाभी, मैं सोच रही थी कि ब्यूटी पार्लर जाकर मेहंदी लगा लाऊं। हाँ हाँ, बिल्कुल लगवाओ मेहंदी। तुम्हारी बहन की सगाई है, तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी तो और कौन लगवाएगा? लेकिन इसके लिए तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है? एक काम करते, मैं एक मेहंदी वाली को जानती हूँ, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैं फोन करके उसे घर पर ही बुलवा लेती हूँ, अच्छी मेहंदी लगा देगी तुम्हारे। हेलो, हाँ हाँ सलमा, मैं भाभी बोल रही हूँ। तुम थोड़ी देर में आ सकते हो? वो मेरी देवरानी है ना, उसे मेहंदी लगवानी थी, उसकी बहन की सगाई है। हाँ, कितनी देर में आ रही हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रघु से मिलकर सच्चाई जानने की मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। लगता है अभी सच्चाई के सामने आने का वक्त नहीं आया है। पापा। हाँ बेटा। देखिए ना पापा, कैसी लग रही है मेहंदी? बहुत प्यारी लग रही है बेटा। पापा क्या हुआ? पापा आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूं कि जब जब ये मेहंदी किसी बेटी के हाथ में सजाई गई है तो उसके हाथों को तो रंगों से सजा देती है, लेकिन उसके माँ बाप की जिंदगी को सूना कर देती है। एक तरफ उन्हें खुशी होती है अपनी बेटी के घर बसने की, और एक तरफ उन्हें गम होता है कि उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है। समझ में नहीं आता बेटा, वो अपनी जिंदगी में खुशियां आने की खुशी मनाए या अपनी बेटी के जाने का दुख।
क्या क्या कर रही हो तुम? उठकर हाथ नहीं धो सकती? चिप चिप, कम ऑन, गो एंड वॉश योर हैंड्स प्लीज। नहीं दक्ष, आज मैं अपने हाथों को पानी में नहीं छुआ सकती। आप शायद नहीं जानते, पर कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है, पति का प्यार उतना ही पक्का होता है। और जब तक मैं अपने हाथों पर पानी नहीं लगाऊंगी, मेहंदी का रंग और भी गाढ़ा होता जाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों पर पानी नहीं लगाऊंगी। Very funny. Tell you something, ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिर पति का प्यार का मेहंदी के रंग से क्या लेना देना है? आपके लिए शायद ये सब फालतू होगा, पर मेरे लिए तो मेरी जीने की वजह है ये। Forget it, man. मैं भी कहाँ इस अनु की बातों में आ गया। क्या बात है मेरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं है, बस अनुपमा के बारे में सोच रही थी। क्यों? कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की उसने? प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सोच रही थी वो। प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में मतलब यही कि आज सुबह जब मैंने उसे देखा, वो बार बार दरवाजे के बाहर देख रही थी, जैसे उसे कहीं बाहर जाना हो। उसने मुझे बाहर जाने के लिए पूछा भी, लेकिन मुझे उसका बाहर जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए कोई बहाना बनाकर मैं भी उसके साथ बाहर चली गई। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि अनुपमा को शायद अच्छा नहीं लगा मेरा उसके साथ बाहर जाना। तब से मैं परेशान हूँ और बार बार यही सोच रही हूँ कि आखिर उसे जाना कहाँ था, क्या काम था उसे। आई थिंक तुमने यही गलती की। ना तुम उसके साथ जाती, ना उसे रोकती, बस पीछा करती, देखती वो कहाँ जाना चाहती है, किससे मिलना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुढ़िया की तरह इसका भी कोई शुभ चिंतक पैदा हो गया हो, जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आइंदा मैं अनुपमा मुझसे जब भी पूछेगी कहीं जाने के लिए, मैं उसे रोकूंगी नहीं। वो जहाँ जाना चाहेगी जाएगी, जो करना चाहेगी करेगी, बस मेरी नजर हमेशा उसका पीछा करती रहेगी। अब तक तो अन्नू रघु से मिल चुकी होगी और रघु ने उसे सारी सच्चाई बता दी होगी। बस मीरा, बहुत सहली मैंने तेरी ज़्यादतियां, अब बारी तेरी है। तैयार रहना अपने पापों की सजा भुगतने के लिए। अगर मैंने अभी अनु से कुछ कहा तो मेरा सारा खेल बिगड़ सकता है।
इसलिए इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है। अनुपमा, अनुपमा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? अरे जाना नहीं है क्या? तुम्हारे पापा कब से इंतजार कर रहे होंगे हम सबका। चलो जल्दी करो। देखिए भाई साहब, बातों बातों में मेन बात तो रहेगी, आपके दामाद साहब किधर है? ये तो बात ये हो जाएगी कि गंगा दर्शन के लिए आए और चल दिए बिना नहाए। अभी मिलवाते हैं आपको। ईशान बेटा जी यहाँ आओ। मैं आ रहा हूँ। अरे भैया, अभी आप लोग कब आए? मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। अरे पता कैसे चलेगा? आपकी नजरें रिधिमा की ओर से हटेगी तो पता चलेगा ना। बच्चों को तो छोड़ दिया कीजिए। देखिए, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे मजाक करूं, इसलिए बच्चों से काम चला रहता। अच्छा बेटा सुनो, आज से सही मायने में तुम्हारी जिम्मेदारियां शुरू होने जा रही हैं। हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि तुम हमारी बेटी को ससुराल में मायके की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दो। मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे ईशान, कहाँ रह गए भाई? आप मेरे दोस्त। हाँ बेटा तुम जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। भाई विक्रम साहब, आप बेटियों के मामले में किस्मत के धनी हैं। क्या समझदार और सुशील दामाद मिला है, वाह। क्यों मेरा? हाँ भाई साहब, आपका दामाद सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी हीरा है। क्या क्या सोचा था, क्या क्या अरमान थे अपनी बेटी के लिए, मगर इसे पूरी दुनिया में से यही कंगाल मिला शादी करने के लिए। और बाकी सबको देखो कैसे खुश हो रहे हैं, ठीक कर रहे हैं मेरी बेटी की बर्बादी पर। राम राम। ओ माया पुत्र, अपना ये बड़बड़ करना जरा बंद कर दे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सावन के ब्लाइंड को हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नजर आता है। आहा। रिधिमा पहनाओ। कितना हैप्पी है।
अच्छा हो गया। आपकी बेटी की सगाई भी इतनी अच्छी तरह से हो गई, इतनी धूमधाम से, और दामाद भी इतना अच्छा मिल गया आपको। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन जी। एक बाप को हमेशा ये चिंता रहती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा और समझदार जीवन साथी मिले। और ईशान में ये सब खूबियां पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। जी हाँ भाई साहब, अब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से निश्चिंत हो जाइए। बड़ी बेटी तो शादी करके अपने ससुराल में खुश है और छोटी की भी डोली उठने वाली है। अब आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। बस मुझे तो इंतजार है कि कब रिद्धिमा की डोली इस घर से उठेगी। मेरा बातें करती रहोगी, घर जाने का इरादा नहीं है। अरे घड़ी में टाइम देखो क्या हो रहा है। अरे बातों बातों में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए, आप अपने मेहमानों का ध्यान रखिए, हम लोग चले जाएंगे। जी गले तो मिलिए। थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। आप आइए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ दरवाजे तक। सुनो दक्ष, तुम अनुपमा का ख्याल रखना। रघु के हादसे के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा है कि फिर से उसने कुछ अनुपमा को चोट पहुंचाई तो। भाभी आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ कोई अनुपमा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके चले? अरे नहीं बेटा, तुम जाके अनुपमा का ध्यान रखो। जाओ हम चले जाएंगे। बाय। चलिए। क्या इशारे करते क्या लोगों? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सालों की मेहनत पर तुम लोग पानी फेर दोगे? नहीं! मैं इस प्रॉपर्टी को अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगा बुढ़िया। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया, बहुत खून बहाया। मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे जाने नहीं दूंगा बुढ़िया। अरे तू तो कभी भी मर सकती है। और इस अन्नू के बारे में तो सोच, जिस बेचारी की अभी अभी शादी हुई है, हाथ की मेहंदी तक नहीं सूखी उसकी। अगर उसे कुछ हो गया तो तू क्या अपने आप को माफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं तुझे, तू मेरी दादी है। देख बुढ़िया, और तू जानती है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ये मेरी सलामत समझना और इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। फिर मत कहना कि धनंजय ने बताया नहीं। हाँ? क्या हुआ बुढ़िया? आज तेरी जबान क्यों बंद है? हाँ, लगता है बात समझ में आ गई तेरे। वैसे एक बात कहूं, मुझे भी बहुत बुरा लगता है तेरे साथ ये सब करते हुए, लेकिन क्या करूं, तू है कि मानती ही नहीं। अरे कुछ तो तरस खा अपने ऊपर, इस बूढ़े शरीर पर। कब तक झेलेगा वो ये सब? अरे जैसी भी हूं, बहू हूं तेरी मैं, और तेरी बहू होने के नाते मैं तुझे एक सलाह देती हूँ फ्री में। हाँ, एक काम कर, तू मर जा। हाँ, मर जा, क्योंकि थोड़े दिनों में तो वैसे ही तू मरने वाली है। तू इतना कष्ट क्यों दे रही है अपने इस ढलते हुए शरीर को और हमको भी? अब मौत ही तेरे पास आखिरी रास्ता बचा है। हाँ, मरने का टेंशन तुम मत लेना, क्योंकि मार तो मैं ही तुझे दूंगी। बस तू मुझे बता देना कि तू कैसे मरना चाहती है। तेरी ये बहू
तुझे इच्छा मृत्यु देने के लिए आ जाएगी। इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है नारायणी, हरगिज़ नहीं। मैंने अपनी मौत को तुम्हारे अंजाम के साथ जोड़ रखा है। तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही मौत नारायणी को छू सकती है, उससे पहले हरगिज़ नहीं। अपने बच्चों को तुम्हारे पाप के सायों से आजाद करवाने के बाद, तुम जैसे पापियों का सर्वनाश करने के बाद ही ये नारायणी प्राण त्यागेगी अपने, उससे पहले नहीं। ये वादा है मेरा, तुम लोगों से भी और अपने आप से भी। खूब देखे मैंने ऐसे प्यार करने वाले। शादी से पहले आपके लिए मैं चांद सितारे सब आसमान से जमीन पर ले आऊंगा, लेकिन शादी के बाद आपके साथ 2 कदम साथ चलने में चांद सितारे दिखने लग जाते हैं। लेकिन मेरे जीजू बिल्कुल ऐसे नहीं है। इनफैक्ट मेरे जीजू जैसे प्यार करने वाले तो आजकल बनने ही बंद हो गए, क्योंकि जीजू दी से जितना पहले प्यार करते थे ना, शादी के बाद उनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। राइट जीजू? लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? जीजू आप खुद ही देखिए ना, दीदी की आंखों में साफ नजर आ रहा है। राइट दीदी? देखा ईशान, अब तुम भी सीख लो जीजू से ये सब कुछ। अच्छा, इसका मतलब शादी के बाद मुझे बीवी को खुश रखने की क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक? जीजू कोई समझे ना समझे, आप मेरी फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो क्या आप मुझे वो मंत्र देंगे जिससे आप दीदी को इतना खुश रखते हैं? अरे मंत्र? शान, मुझे मंत्र तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि बीवी को खुश रखना दुनिया में सबसे आसान काम है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अगर ऐसी बात है तो आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला। बताइए करना क्या होगा? ईशान वैसे कुछ खास नहीं, तुम्हें ये जानना आना चाहिए कि तुम्हारी बीवी के दिल में क्या चल रहा है। इससे पहले कि उसके दिल की बात उसके जुबान तक आए, तुम उसके दिल की बात पूरी कर दो और सरप्राइज कर दो। अच्छा जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ जीजू कि आप जादूगर हैं। लेकिन हाँ रिधिमा, एक बात याद रहे, जादू भी उसी का असर करता है जो अपनी पत्नी को पागलपन की हद तक प्यार करता है। अच्छा ईशान, हाँ हम कहाँ थे? हाँ गुरुदेव, आप बता रहे थे कि दिल की बात जानना। हाँ वो तो थी पहली तरकीब। अब दूसरा तरीका सुनो। भले ही तुम अपना जन्मदिन भूल जाओ, लेकिन अपनी पत्नी का बर्थडे या फिर शादी की सालगिरह भूल कर भी मत भूलना। इससे पहले कि वो तुम्हें याद दिलाए, तुम उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा ले आओ या फूल ले आओ और उसे दे दो। अच्छा, गुरुजी का ये हाल है तो चेले का क्या हाल होगा? रिधिमा संभल कर रहना। तो बच्चा ईशान, अगर शादी के बाद रिधिमा को हमेशा खुश देखना चाहते हो तो इन तरीकों को याद रखना और भरपूर इस्तेमाल भी करना। याद है? जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुवर, आज आपने मुझे इस दुनिया में सुख चैन से जीने का अनमोल मंत्र दिया है। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। भाई, इस गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा की जरूरत है और मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि हमारी पत्नी को तो नींद की झपकियां आ रही है। तुम चलते हैं। देखा ईशान, ऐसे समझते हैं अपनी बीवी की जरूरतों को। अब समझे? ओके दीदी। बाय ईशान। बाय बाय। बाय जीजू। बाय। चलो चलो ईशान। ओके दीदी। बाय बाय, सी यू। दक्ष, आपने वहां पर कहा था ना कि आप किसी की भी सूरत देखकर उसका मन पढ़ सकते हैं। बताइए ना, मेरे मन में क्या है?
ओ अनु, तुम्हें मालूम है कि वो सब हंसी मजाक था। अरे मुझे किसी के दिल की बात नहीं जाननी आती। अच्छा, मान लिया कि आप नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं ना? अंदाजे से ही बताइए ना। अनु कैसा मजाक है ये? मैं भला कैसे? प्लीज दक्ष, बताइए ना प्लीज। अनु तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी। किसी भी तरह अपनी बात मनवा कर ही रहती हो। ओके, तुम इस वक्त ये सोच रही हो कि दक्ष किस तरह का इंसान है जो खुद तो शादी जैसे रिश्तों में कुछ यकीन रखता नहीं है, लेकिन दूसरों को हैप्पी मैरिड लाइफ का ज्ञान बांटता फिरता है ना? और तुम ये सोच रही हो कि दक्ष जैसा झूठा और नाटकबाज इंसान तुमने जिंदगी में नहीं देखा। सही कह रहा हूं ना मैं? यही सब चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? गलत। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। चलो ठीक है, बताओ फिर क्या सोच रही हो? मैं भी तो जानूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो इंसान अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने के लिए इतनी गहराई से बता सकता है, वो भले ही आज शादी के इस बंधन को ना मानता हो, पर जिस दिन मानेगा वो इस दुनिया का सबसे अच्छा पति होगा। अनु, तुम्हारी सोच पर तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर जान कि किसी एक अच्छे लॉयर की तरह ना तुम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह प्रूव कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। हेलो, हे सुमित, डूड, हाउ आर यू मैन? इतने सालों बाद यूएस से कब आया? अरे हाँ, अरे कैसी बात कर रहा है? इतने सालों बाद तू यूएस से आया और मैं तुझे मिलने नहीं आऊंगा? Just wait there for 10 minutes, I'll be there, okay? Okay, चल, bye, चल। I'm sorry, अनूप, यही हकीकत है। दक्ष कभी अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता, किसी के लिए भी नहीं। So, तुम अपनी दुनिया में जाओ, मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। I mean, घर आ गया। गुड नाइट। गुड नाइट। यही एक मौका है जब मैं रघु से मिल सकती हूँ।
बहुरानी इस वक्त? आई आई, अंदर आई। आई बहुरानी, बैठी। मैं यहाँ सिर्फ सच सुनने आई हूँ, वो सच जो आप इतने दिनों से मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मैं सच नहीं जान जाऊंगी मुझे चैन नहीं आएगा। आप बैठिए ना काका। बहुरानी, आप तक सच्चाई पहुंचाना मेरी जिंदगी का मकसद है। यही वजह थी जो मुझे बार बार उस दरवाजे तक खींच के ले जाती थी। ऊपर वाला बड़ा दयालु है, इसलिए तो आज आपको उसने मेरे पास भेजा है। और वो सच आपको बताकर मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। जैसा परिवार आज आपको दिखता है वैसा नहीं था जब हमारे मालिक जिंदा थे। इस घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मालिक और मालकिन बड़े दयालु और देवता समान थे। उनके दो बेटे थे, एक धनंजय के पिताजी, दूसरे दक्ष बाबा के पिताजी। धनंजय के मां और पिता बड़ी छोटी उम्र में चल बसे, इसलिए तो मालिक के सारे कारोबार का बोझ दक्ष बाबा के पिता के कंधों पर आ गए थे। वो बड़े सरल और नेक इंसान थे। मालिक और मालकिन अपने बड़े बेटे की मौत का गम भूल भी न पाए थे कि अचानक एक दिन छोटे बेटे को छोटे बेटे? क्या हुआ उनके छोटे बेटे को? एक दुर्घटना में उनके छोटे बेटे भी अपनी पत्नी से चल बसे। छोटे बाबू की मौत के बाद मालिक एकदम टूट चुके थे। उस वक्त धनंजय की उम्र कोई 20-22 साल की थी। वो चाहते तो दादाजी का सहारा बन सकते थे, लेकिन नहीं। वो तो बचपन से ही बुरी संगत में पड़ चुके थे। उनकी उम्र के साथ साथ उनकी बुराइयां भी बढ़ती चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं काका? मैं सच कह रहा हूं बहुरानी, यकीन मानिए। जो रूप उन लोगों का आप इस वक्त देख रही हैं वो दिखावा है। उनका शराफत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। मुझे आज भी याद है, तब दक्ष बाबा 8-10 साल के थे। धनंजय की करतूतों से मालिक बहुत तंग आ चुके थे। इसलिए मालिक ने धनंजय को ना सिर्फ अपने कारोबार से अलग रखा, बल्कि अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। इसलिए धनंजय रोज रोज जायदाद को लेकर दादा से झगड़ते थे। पर कुछ दिनों बाद मालकिन को छोड़कर चल बसे थे। संभालिए अपने आप को काका। माफ करना बहू रानी, जब जब मालिक और मालकिन की बात करता हूं तो रोना आ ही जाता है। मालिक के जाने के बाद मालकिन अकेली पड़ गई। धनंजय की मनमानियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब हर रोज वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। इन झगड़ों की वजह से मालकिन ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। पर एक दिन धनंजय अपनी बीवी मीरा को लेकर माफी का नाटक करके घर में घुसने में कामयाब हो गया। उन्होंने दौलत हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा था। मीरा ने दक्ष बाबा को अपने प्रेम और दुलार में फंसाकर
अपनी ही देवी जैसी दादी माँ के विरुद्ध खड़ा कर दिया। तुमने तो खुद देखा है रुक्मणी कि मैंने किस तरह से दक्ष को पाला है। मैं उसे झूठ भी कहूंगी तो उसको सच मान लेगा, और अगर दिन को रात कहूं तो वो रात कहेगा। बहू रानी, मालकिन पागल नहीं है। उस मीरा और धनंजय ने गलत दवाइयां दे देकर मालकिन को पागल बना दिया। दादी पागल नहीं है, उन्हें भैया और भाभी ने पागल बनाया है। हाँ बहू रानी, हमारी मालकिन तो देवी है, देवी। इन दुष्ट लोगों ने उन्हें पागल बनाया है ताकि वो सिंघानिया परिवार की जायदाद पर अयाशी कर सके। यही दादी है हमारी, मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। झूठ बोलती, मैं पागल नहीं हूँ। सुना तूने, मैं पागल नहीं हूँ। ये तेरा प्यार, ये तेरे आंसू सब एक झूठ है, छलावा है। ये सर से पांव तक झूठी है। यही इन दुष्टों की सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता था। भगवान की सौगंध खाता हूं, मैंने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है। अब आप ही हमारी मालकिन को इन दुष्टों के चुंगल से छुड़ा सकती है। अब हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हमारी मालकिन को उन दुष्टों की कैद से आजाद करा दीजिए बहू रानी, आजाद करा दीजिए बहू रानी, आजाद करा दीजिए। मैं पागल नहीं हूँ। हमारी मालकिन सुना तूने, मैं पागल